Hello dear students, welcome to Genesis. Well, this lecture is in continuation of my lectures on the chapter control coordination. लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं plant hormones. In my last video, we already discussed that in case of animals as well as in case of plants, apart from nervous system, plants do not have nervous system, but in animals they have nervous system. They also require a chemical coordination for quicker transmission of information, for quicker response to stimuli. So animals में भी कुछ chemicals ऐसे पाए जाते हैं जो इसमें help करते हैं, and in case of plants also we find such chemicals. Now those special chemicals which are produced in the plant body or in animal body उन्हें कहा जाता है hormones. But in case of plants we use a special term just to differentiate कि plant hormones and animal hormones में differentiate करने के लिए, and that is known as phytohormones. So आज के क्लास में we will discuss the phytohormones that are seen in plant body. Now phytohormones को दो categories में divide किया गया है. The phytohormones that help in growth of plant. Remember, in case of plants ये hormones सिर्फ information carry करना इनका काम नहीं है, ये growth भी bring about करते हैं. Even in animals they do the same, but in case of plants it's a very important function that is performed by these hormones. So उन्हें या तो हम growth promoter कहते हैं जो growth को promote करे, या तो उन्हें हम growth inhibitor कहते हैं जो growth को inhibit करेगा. Now the first question that comes to our mind कि nature में ऐसा growth inhibitor बनेगा ही क्यों? Because in case of plants we would want growth to happen, even the plant would want that, right? तो growth inhibitors की क्या ज़रूरत है? देखो, ग्रोथ इन केस ऑफ अ प्लांट बॉडी इज डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस. प्लांट तभी अपने बॉडी में ग्रोथ करने वाला है जब उसे पता होगा कि ये जो ग्रोथ है ये वायबल होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर सिचुएशन ड्रॉट है, दैट मीन्स देयर इज नो रेनफॉल, एकदम पानी की कमी है, तब वो प्लांट ग्रोथ चूज करेगा या अपना सर्वाइवल, राइट? बिकॉज तब वो एनर्जी ग्रोथ के पीछे वेस्ट नहीं करेगा. अंडर सच कंडीशंस विच आर वेरी स्ट्रेसफुल, जैसे सनलाइट ना हो या प्रोबेबली वाटर की कमी हो, अंडर दीज कंडीशंस दीज प्लांट हॉर्मोन्स विल रिड्यूस द रेट ऑफ द ग्रोथ. सो वो भी प्लांट के लिए बहुत नेसेसरी है. ऐसा क्यों? बिकॉज दे हेल्प द प्लांट्स टू सर्वाइव. सो आज हम लोग अंडर ग्रोथ प्रोमोटर 3 फाइटोहॉर्मोन्स पढ़ेंगे जो प्लांट्स में मिलते हैं. वन इज ऑक्सिन, देन जिबरेलिन एंड देन साइटोकाइनिन. एंड इन आवर सिलेबस अंडर ग्रोथ इनहिबिटर हमें एक ही फाइटोहॉर्मोन पढ़ना पड़ता है, एंड दैट इज एब्सिसिक एसिड. So now we will discuss the growth promoters. तो growth promoter 3 हैं. There is auxin, gibberellin and cytokinin. मतलब ये तीनों फाइटोहॉर्मोन्स एक प्लांट में ग्रोथ लाते हैं. But the question is, अगर सबका फंक्शन एक ही है, then why are there 3 different phytohormones? Because ये जो प्लांट में ग्रोथ लाते हैं, they have 3 different ways of bringing growth. So the first one, which is auxin, ये क्या करता है? ये सेल एलोंगेशन करता है. That means अगर एक सेल ऐसे साइज का है और इसमें अगर ऑक्सिन डाला जाए, then it will cause elongation of the cell. And remember one thing, प्लांट सेल्स में अगर कोई हार्मोन एलोंगेशन ला सकता है, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द प्लांट सेल्स आर सराउंडेड बाय अ रिजिड सेल वॉल. मीन्स दे डू समथिंग दैट रिड्यूसेस द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल, एंड देन जाके उस सेल का एलोंगेशन होता है. नाउ ये कहाँ बेसिकली करते हैं ये फंक्शन? इन द स्टेम एज वेल एज इन द रूट. ऑक्सिन के बारे में हमने जब ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा था तब मैंने थोड़ा आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि दिस, इफ इमेजिन इफ दिस इज अ स्टेम ऑफ एनी प्लांट, और अगर स्टेम के जिस सरफेस को सनलाइट मिलता है वहाँ ऑक्सिन का एक्यूमुलेशन नहीं होता, whereas the side which is opposite to it, यहाँ पे ऑक्सिन का एक्यूमुलेशन होगा, which will cause elongation of the cells in that stem region, thereby helping in the bending of the stem towards the direction of the sunlight. तो ऑक्सिन का फंक्शन ग्रोथ के लिए है, ऑक्सिन का फंक्शन ट्रॉपिक मूवमेंट्स में भी होता है. और अगर हमें कभी भी पूछा जाए कि ऑक्सिन ग्रोथ लाता कैसे है, देन इट ब्रिंग्स ग्रोथ बाय सेल एलोंगेशन. एंड कौन से रीजन में करता है? इन द स्टेम एज वेल एज इन द रूट, स्पेसिफिकली इन द स्टेम टिप और इन द शूट टिप एंड इन द रूट टिप.
द सेकेंड फाइटोहॉर्मोन है जिबरेलिन, ये भी ग्रोथ लाता है, ये भी सेल एलोंगेशन करके ही ग्रोथ ब्रिंग अबाउट करता है। बट लुक हियर, इसकी लोकेशन अलग है। It is not found in the shoot tip or in the root tip, but in the internodal region. हम इंटरनोड रीजन किसे कहते हैं? किसी भी प्लांट में जिस एरिया से एक ब्रांच निकलता है उसे कहा जाता है नोड। सो ये एक पहला नोड है एंड दिस इज द सेकेंड नोड। नाउ दिस गैप, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, उसे कहा जाता है इंटरनोड। तो यहाँ के जो सेल्स हैं उनको एलोंगेट करने का काम करता है जिबरेलिन, जिससे कि क्या होता है, अगेन इट कॉजेज ग्रोथ इन द प्लांट। सो ऑक्सिन एंड जिबरेलिन का फंक्शनिंग एक है बट साइट ऑफ सिंथेसिस अलग है। सो हियर इट इज शूट टिप एंड रूट टिप, बट हियर इट इज इन द इंटरनोडल रीजन। इसके अलावा जिबरेलिन और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है विच इज़ टू ब्रेक द सीड डोरमेंसी। मतलब जो सीड हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, जैसे चना हो और राजमा हो, दे आर नॉट डेड, वी ऑल नो दैट, राइट? दे आर जस्ट डोरमेंट, वो स्लीप करते हैं फॉर एंड वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। जब भी आप उसे पानी में सोक करते हैं एंड देन यू पुट इट इन द सॉइल, यू फाइंड अ बेबी प्लांट कमिंग आउट ऑफ इट। दैट मीन्स दे आर सो स्मार्ट, राइट? वो वेट करते हैं अपने टाइम के लिए एंड द मोमेंट दे गेट देयर टाइम दे स्प्राउट टू गिव आउट प्लांट्स। हमें सीखना चाहिए एक्चुअली सीड डोरमेंसी से। जब आपका टाइम अच्छा ना हो और मे बी थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज यू वांट, तब डोरमेंट रहना बेहतर है। एंड द मोमेंट यू गेट योर राइट थिंग्स बाय योर साइड, स्टार्ट टू जर्मिनेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जब डोरमेंट रहते हैं वो सोते हैं, वो जब डोरमेंट रहते हैं वो अच्छे टाइम के लिए तैयार होते रहते हैं। So, in case of this, gibberellin helps in breaking the seed dormancy. मतलब जब किसी प्लांट को अच्छे environmental condition मिल जाते हैं, तब जब सीड की dormancy टूटने की ज़रूरत होती है, that is brought about by the gibberellin. The third phytohormone is cytokinin. याद रखना, cytokinin as usual will bring about growth, लेकिन again इसका तरीका अलग है. It brings about growth not by cell elongation but by cell division. मतलब अगर यहाँ एक सेल था, देन अगर वहाँ साइटोकाइनिन प्रोड्यूस होने लगे तो वहाँ एक से सेल डिवाइड करके दे आर गोइंग टू इंक्रीज इन नंबर एंड दिस इज हाउ इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ। इसका मतलब ये वर्टिकल ग्रोथ की यहाँ बात नहीं होगी, इट विल ऑल्सो ब्रिंग अबाउट हॉराइजॉन्टल ग्रोथ। That is why cytokinin causes expansion in cotyledons. सीड के जो cotyledons होते हैं वो जो साइज में अगर बढ़ते हैं तो it is because of the administration of cytokinin within the seed. So हमने 3 growth promoting phytohormones अभी तक पढ़ा, auxin, gibberellin and cytokinin. Now let us understand abscisic acid, which is a growth inhibiting phytohormone. Now let us discuss abscisic acid. मैंने पहले ही कहा था ये एक ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब ये तभी प्लांट के बॉडी में फंक्शन करेगा when the plant is under some stressful condition and इसके फंक्शनिंग के लिए प्लांट के सर्वाइवल की रेट भी बढ़ जाती है। So this is why this is also known as a stress hormone, क्योंकि ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। ये फंक्शन कैसे करता है? नंबर 1, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ बाय स्लोइंग डाउन मेटाबॉलिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को अगर हमें घटाना हो तो मेटाबॉलिज्म, विच इज द रेट विथ विच द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, उस मेटाबॉलिज्म को अगर हम रिड्यूस कर दे तो ऑब्वियसली देयर विल बी स्लो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड ग्रोथ भी स्लो डाउन कर जाएगा। सेकेंड इज दे इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं जैसे कि जिबरेलिन वो हमेशा चाहेगा कि सीड जर्मिनेट करे, एब्सिसिक एसिड नहीं चाहेगा कि सीड जर्मिनेट करे। ऐसा क्यों? बिकॉज वो तभी प्रोड्यूस होता है व्हेन द प्लांट इज इन स्ट्रेसफुल कंडीशन। सो एब्सिसिक एसिड ensures that the seeds they do not die. Only when they get good condition they should be allowed to germinate. Last point, they also cause closure of stomata. विदिन अ प्लांट बॉडी अगर एब्सिसिक एसिड का फंक्शन देखना चाहे हम लोग, जिससे डायरेक्टली वो प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करता है अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, वो है बाय क्लोजिंग द स्टोमाटा।
स्टोमेटा क्या है? दे आर द विंडोज थ्रू विच ट्रांसपिरेशन हैपन्स। सो अगर बाहर का कंडीशन बहुत ड्राई है एंड इफ देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर, तब क्या प्लांट ट्रांसपिरेशन चाहेगा? नहीं। सो तब प्लांट इन विंडोज को क्लोज करना चाहेगा और इस क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड, thereby ensuring that there is no loss of water by the process of transpiration. So इन सारे स्टेप्स से हमें इतना समझ में आया कि एब्सिसिक एसिड प्लांट के रेट ऑफ सर्वाइवल को बढ़ा देता है when the plant is in stressful condition. So with this we kind of finished plant hormones. इसके बाद वाला टॉपिक है एनिमल हॉर्मोन्स, जिसे हम आज नहीं स्टार्ट करेंगे, बट वी विल जस्ट गेट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। जब हम लोग एनिमल हॉर्मोन्स पढ़ने वाले हैं, उसके पहले हमें समझना होगा अबाउट द ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस दीज केमिकल्स। इन ऑर्गन्स को कहा जाता है ग्लैंड्स। हाउ आर दीज ऑर्गन्स डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ऑर्गन इन आवर बॉडी, लाइक फ्रॉम योर आईज और नोज और ईयर्स? These organ can produce chemicals, इसीलिए ये स्पेशल हैं। हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स केमिकल सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। सो इफ़ एनी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी कैन सिंथेसाइज केमिकल, हम उसे ऑर्गन नहीं एक बड़ा दर्जा देते हैं, वी कॉल देम ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स हमारे बॉडी में दो तरह के हैं, वन कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड, अनदर इज नोन एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे सिलेबस में है, इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड किन्हें कहा जाता है? ये वो ग्लैंड्स हैं जो हमारे बॉडी के जिस एरिया में हैं वहीं पे वो केमिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं, एंड दीज केमिकल्स आर सेंट टू द टारगेट, जिस टारगेट एरिया में भेजना है, थ्रू अ पाइपलाइन। दैट मीन्स अगर ये ग्लैंड यहाँ पे है तो इसी से एक पाइपलाइन जैसा है थ्रू विच द सिक्रीशंस ऑफ द ग्लैंड कैन ट्रैवल। इन्हें कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये डक्ट वाले ग्लैंड हैं एंड जो केमिकल ये प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम हॉर्मोन्स नहीं कहते, उनको हम कहते हैं एंजाइम्स। सो दीज आर बेसिकली एंजाइम्स। सो एंजाइम्स, डक्ट, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अंडर एक्सोक्राइन ग्लैंड। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? स्वेट ग्लैंड, हमारे बॉडी के जहाँ जहाँ स्वेट ग्लैंड्स हैं वहाँ स्वेट प्रोड्यूस हो सकता है। ऑयल ग्लैंड, हमारे स्किन के जिस जिस एरिया में ऑयल ग्लैंड्स हैं वहाँ ऑयल की सिक्रीशन होती है। मैमरी ग्लैंड, दैट इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो अगर ध्यान से देखा जाए ये सारे ग्लैंड्स जहाँ सिचुएटेड हैं वहीं इनका सिक्रीशन वो रिलीज करते हैं। और किसके थ्रू रिलीज करते हैं? थ्रू पाइप्स, और यू कैन से डक्ट। सो दे हैव डक्ट। ऑन द अदर हैंड, जिन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे आर लिटिल मोर पावरफुल देन एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसा क्यों? बिकॉज ये अपने जो केमिकल्स जो ये प्रोड्यूस करते हैं उन्हें किसी पर्टिकुलर टारगेट एरिया, ऐसा नहीं कि नियर बाई टारगेट एरिया में ही सिर्फ रिलीज कर सकते हैं, दे कैन रिलीज इट इन द एंटायर बॉडी। ये कैसे पॉसिबल है? अगर ग्लैंड मेरा नेक में है तो उसका सिक्रीशन तो नेक ही तक पहुंचना चाहिए, लेकिन व्हाट आई एम स्टेटिंग इज ग्लैंड में अगर कोई, नेक में अगर कोई ग्लैंड है, वो सिक्रीशन पूरे बॉडी में फैल सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब ये ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन को ब्लड में मिक्स कर देते हैं। दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी डक्ट, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। इनके केमिकल्स को बोला जाता है हॉर्मोन्स, एंड इन्हें किस में मिक्स किया जाता है? दे आर मिक्सड इन द ब्लड। दैट इज वाई दे हैव वाइडर रीच, किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में ये रीच कर सकते हैं। अंडर एंडोक्राइन सिस्टम, व्हाट आर द ग्लैंड्स दैट वी मस्ट नो? देयर इज अ फिगर गिवन इन एनसीईआरटी बुक जहाँ कुछ ग्लैंड्स के नाम बताए हैं। इनके फंक्शन सब आपको नहीं पढ़ने होंगे, बट यू मस्ट नो वेयर दे आर लोकेटेड, बिकॉज इफ यू आर गिवन अ डायग्राम एंड इफ यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द ग्लैंड, you should be able to identify it. So head region में 3 glands हैं, pineal, pituitary and hypothalamus. Next उसके नीचे neck region में 3 glands हैं, thyroid, parathyroid and thymus. उसके बाद in the abdominal region there is pancreas and below pancreas right above the kidney there is adrenal gland. और अड्रिनल ग्लैंड के भी नीचे इन मेल द गोनाड और द ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस मेल हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टिस। ये टेस्टोस्टेरॉन एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वी विल स्टडी इट। एंड इन केस ऑफ फीमेल द गोनाड इज कॉल्ड ओवरी विच प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
सो नेक्स्ट क्लास बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज हॉर्मोन्स एंड हाउ दे इम्पैक्ट आवर बॉडी. Till then, you keep revising, post your doubt, and if you like my teaching, share and subscribe. Thank you.